नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आजकल ये बात बहुत ही चर्चा में है कि भ्रष्टाचार देश को खोखला किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के कारण ही युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पूर्व भ्रष्टाचार को लेकर एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला करता है और भ्रष्टाचार के कारण युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। और परिवारवाद पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि परिवारवादी पार्टियां सिर्फ खुद को मजबूत करने में लगी रहती हैं और उनका देश की मजबूत करने में कोई योगदान नहीं होता। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री का कथन उचित ही है कि भ्रष्टाचार से निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है और लोगों के हक मारे जाते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये खुद पर पालन किया जाता है या केवल कहने की बात ही होती है कि दूसरों पर ही ये बात लागू होती है। जी हाँ, भ्रष्टाचार की आपने शिकायत सुनी। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तमाम आरोप मढ़े जाते हैं, आज भी मढ़े जाते हैं। कहा जाता है यूपी ये काल 2 के दौरान कांग्रेस ने जल से लेकर पाताल तक और पृथ्वी से लेकर आसमान तक जितना भी भ्रष्टाचार हुआ था सब कांग्रेस ने किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने किया था, उसके लिए ही आम जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया और उसे बाहर कर दिया सत्ता से। लेकिन आप ये बताइए, करीब 24 जनवरी से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, निश्चित तौर पर तब से लगातार सांसद एक उद्योग समूह को लेकर निरंतर आरोप लगा रहे हैं और जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन वही सरकार जो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही फोकस करती है और अपनी बातचीत भी इस तरह रखती है कि जैसे विपक्षी दलों के अलावा कोई भी पूरे देश में भ्रष्टाचारी नहीं हो। तो लेकिन केंद्र सरकार के जो मौजूदा केंद्र सरकार की कार्यकाल चल रहा है, इसमें क्या हो आप ये बताइए कर कि जो भी भ्रष्टाचार के जिन लोगों पर आरोप लगाए तो वो सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, चाहे वो नारायण राणे हों, BS येदियुरप्पा हों और चाहे मुकुल राय हों जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए फिर से NCP में शामिल हो गए, स्वधेंद्र अधिकारी हों या जो भी जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं। पहले ये अन्य दलों में जब थे तब इन पे आरोप लगाए जाते थे कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं और इन पर निश्चित कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उस तरह से ये लोग पवित्र हो गए। महाराष्ट्र में अजित पवार को लेकर पूरे चुनाव भर ये दावा किया जाता था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो जब सरकार बदलेगी तो उन्हें जेल में चक्की पीसना होगा। लेकिन वही अजित पवार जब भारतीय जनता पार्टी ने का कांग्रेस से गठबंधन टूटा तो उसी भारतीय जनता पार्टी ने सुबह 6 बजे ही केवल 2 मंत्रियों के साथ उन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। अभी हाल का हम आपको उदाहरण मेघालय में बताते हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व
कॉनराड संगमा के भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाता रहा और ये कहता रहा कि ये यहाँ कट वाली सरकार चल रही है। खुद देश के गृह मंत्री ने ये बात कही, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जब उनको बहुमत नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी खुद 2 सीटों पर जब सिमटती दिखी तो उन्होंने फिर उसी कॉनराड के साथ, जिसे उन्हें भ्रष्टाचार पूरे चुनाव भर अभियान के दौरान कहा था, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना। कर्नाटक का उदाहरण मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। वहाँ आरोप लग रहा है कि वहाँ 40% कमीशन चल रहा है सरकार में। बीएस येदियुरप्पा हो या कोई भी हो, किसी का भी कार्यकाल रहा हो, वहाँ निश्चित तौर पर चूँकि वो समृद्ध राज्य है और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा कर्नाटक में समृद्धता ज़्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार वहाँ इन प्रकारण अपनी सरकार बनाना चाहती है। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि उनकी सरकार बने, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि दूसरों का भ्रष्टाचार आपको भ्रष्टाचार दिखता है, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता। और वहाँ जहाँ 40% कमीशन की खुलेआम बात कर रही है और जहाँ एक विधायक पत्र के पास से कुछ दिनों पहले 8 करोड़ की राशि बरामद हुई थी, हालांकि बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि लोगों को केवल आरोपों के आधार में जेल में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी और अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में कोई सफाई पेश नहीं करती, चाहे उत्तराखंड रहा हो या अन्य राज्य रहे हो, जहाँ भी से दोहन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, लेकिन कभी भी ना तो उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है, ना आईटी उनके लिए सक्रिय हुआ है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का कथन सत्य तब माना जाएगा जब वो अपने पराई में भेद न करें। अपने जो लोग हैं जिन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उनको भी वो जेल में डालें, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करें। परिवारवाद का उन्होंने आरोप लगाया। निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं, अधिकांश राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो परिवारवाद के सहारे ही चल रहे हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से इतर नहीं, क्योंकि यहाँ वैसे तो परिवारवाद हावी नहीं दिखता है, लेकिन सांसद, विधायक और अन्य तरह के जो लोग हैं, वो अधिकांश आप देखेंगे कि जो लोग शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, तो वो ही, उनके ही बच्चे ही राजनीति में उस राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये विपक्षी दलों का परिवारवाद है, तो आप अपने भी परिवारवाद पर निगाह रखिए ना। इस तरह से तो नहीं चलने वाला कि आप केवल कुछ मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों को टारगेट करें और खुद के लिए आपकी ज़बान इस प्रकार से बंद हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ न हो। तो प्रधानमंत्री का तब तक कथन ये कमज़ोर माना जाएगा जब तक कि वो अपनों पर भी कार्रवाई नहीं करते। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार ख़त्म होने की बात कही और परिवारवाद के खिलाफ बात कही, मैं तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद उनकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। करीब विपक्ष के 200 से ज़्यादा सांसद, 18 पार्टियां उनके खिलाफ एक उद्योगपति से उनके संबंधों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो अच्छा तो ये होता कि प्रधानमंत्री खुद ही आगे आते और इसका जवाब देते, लेकिन शायद जवाब देना उनकी फितरत में नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आखिर अडानी से उनके रिश्ते क्या हैं। आखिर वो जो सवाल उठ रहा है, पूरे देश का ये हक है
कि वो जाने जो आरोप माननीय प्रधानमंत्री पर लग रहे उनकी असलियत क्या है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अच्छा तभी लगेगा जब आप अपने दबे भ्रष्टाचार पर भी निगाह डालें। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।